हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक सीरीज में, जिसमें कि ऑलरेडी हम सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो देख रखे हैं, जहां पर से कॉन्सेप्ट जो आपने बोले, जो आपने मांगे हुए थे, वो हमने वहां पे प्रोवाइड किया है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारे जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक टाइप के सब टॉपिक हैं वो हम वहां पे कवर कर रहे हैं। ना ही सिर्फ आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स, कोऑर्डिनेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह भी मेरे द्वारा देखने को मिलेंगी, जो कि YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगी। अपडेट्स के लिए YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, यहां पर से बात कर रहे थे ऑर्गेनोमेटेलिक्स के सब टॉपिक्स में। तो आज जो हमारे साथ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एक ये सब टॉपिक होगा। जनरली हम एक ही सब टॉपिक उठाते हैं, बट क्योंकि ये इतना लेंदी नहीं है, मतलब फिर अगर पूरा लेंदी एक क्लास के बराबर सिर्फ इसको लेंगे तो वो आपका टॉपिक नहीं होगा, पूरी की पूरी क्लास हो जाएगी। तो हम यहां पर किसी भी चीज का क्लास नहीं डिस्कस करते हैं, उसके जो क्रक्स होते हैं उसको देखते हैं, प्लस उसके साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं, उसको देखते हैं। तो वो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा या काफी कम है। तो यहां पर से मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स के साथ साथ में सेकंड टॉपिक भी आपको इसी में देखने को मिलेगा, कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस का। ठीक है ना, ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो के अंदर। और यहां पर से अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो ये मान के चलिए ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर से बेसिक बात करेंगे, प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे होती है, यहां पर इंपॉर्टेंट इसकी बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, यहां पर से बॉन्डिंग हो गया, फिर यहां पर रिएक्शंस की बात हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक टॉपिक हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। और यहां पर से स्पेक्ट्रा, इसका स्पेक्ट्रा कैसे आएगा, मतलब IR या NMR दोनों ही यहां पर से, जिसमें से स्पेक्ट्रा में क्या पढ़ेंगे, IR डेटा भी पढ़ेंगे और NMR के लिए भी हम लोग दोनों चीजें कंबाइन करके इसमें स्टडी करेंगे। अब बात आती है मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस की, तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक इससे ज्यादा रहने वाला है। तो यहां पर से भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रिपरेशन से आपको CSIR नेट और गेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, उसमें बहुत भर भर के क्वेश्चन हर बार एक बार आता है, मतलब मोस्ट रिपीटेड टाइप का है। अभी मैं लिखाऊंगा तो आप देखोगे, कहोगे हाँ ये जरूर, ये क्वेश्चन हमने कई बार देख रखी PYQ वगैरह में। प्रिपरेशन के बाद यहां पर से बात आएगी बॉन्डिंग की। यहां पर से इवन प्रिपरेशन से भी पहले यहां पर से हम बात करेंगे बॉन्डिंग की, इसकी, है ना। यहां पर से बॉन्डिंग की बात करेंगे, उसके बाद यहां पर से प्रिपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन के बाद क्या होगा, इसकी भी रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट स्पेक्ट्रा। ठीक है, स्पेक्ट्रा जिसमें कि आपको किसका देखने को मिलेगा, जनरली NMR स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। चलिए, यहां पर से ये सारी चीजें हैं, इसमें कौन कौन सा हमारे अभी के लिए आप देख लीजिए। पहला पार्ट हमारा कौन सा शुरू होने जा रहा है, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके बेसिस पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो और समझ सकते हो। तो यहां पर से मैं हेडिंग डालूंगा सबसे पहले मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, और इसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा शॉर्ट में सारी चीजें। देखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है यहां पर क्या क्या है, मेटल है और एक एल्कीन यहां पर प्रेजेंट है। तो मेटल है और एल्कीन यहां पर से देखने को मिलेगी, जिसे आप मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस नाम बोल रहे हो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो देखिए मेटल कार्बोनिल्स मेरे द्वारा कई बार आप पढ़ चुके हो, यूट्यूब पे बहुत ढेर सारे सेशन पढ़े, किसी में भी देख लो जाके। ऑर्गेनोमेटेलिक्स मेटल कार्बोनिल तो मस्ट होता है। अब यहां पर से एल्कीन की बात करते हैं, तो एक बार हल्का सा देखते हैं। जब अगर बात करते हो आप किसकी, यहां पर से कार्बोनिल की, तो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन के तैयार होता है। एक मिनट रुकिएगा बस थोड़ा सा। चलिए, हेलो, चलिए, यहां पर से अगर इसके लिए देखेंगे
तो ये हमारे पास कुछ ऐसे होता है। इसके पास वैकेंट और वाइटल होती है, ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। देन हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर से पाई स्टार और वाइटल होती है, यहां पर से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो कि क्या होता है, इसमें बैक डोनेट होती है। तो कुछ हमें ये जैसे ही इसमें जाता है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने लगता है, तो कुछ इस तरह की स्टिचिंग, मतलब इस तरह का सिस्टम दिखने लगता है। एग्जैक्टली सिमिलर केस यहां पर से फॉलो होता है मेटल के और एल्कीन के बीच में, मेटल प्लस एल्कीन। जैसे ही आपने यहां पे डाला तो इसमें क्या होगा, यहां पर से बनने वाला मॉडल कुछ ऐसे होगा, LnM, और यहां पर से मेटल की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो इसने यहां पर से डोनेट कर दी। तो ये हमारे पास सामने कुछ चित्र बन के तैयार हो रहा है पहला। बाद में होता क्या है, जैसे वहां पर से पाई स्टार थी, यहां एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताने चाहूंगा, इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं, फैक्ट बताना चाहूंगा, जो कि आप में से कोई भी बच्चा रेयर ही जानता होगा, थोड़ा सा नया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने जा रहा है यहां पर से। ध्यान से देखना, यहां पर से भी बैक डोनेशन होगी, लाइक मेटल कार्बोनिल्स में हुई थी ऐसे। तो सिग्मा बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड इधर, वहां पर हम किस तरह की बॉन्डिंग की बात करते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा जितना स्ट्रांग होगा भाई, ये जितना स्ट्रांग होगा ये उतना ही इजी बैक डोनेशन हो पाएगी, क्योंकि जितना पास होगा उतनी बेटर ओवरलैप होगी ना। दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक का बॉन्ड दूसरे को रिइंफोर्स करता है, स्ट्रांग बनाता है, इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये स्टेबल स्टेट नहीं है। यहां पर से क्या देखने को मिलता है हमें, यहां पर से एक इंटरमीडिएट स्टेज बनते दिखती है, और जो कि क्या होता है उसे बोलते हैं मोस्ट फॉर्म्ड स्पीसीज। क्योंकि ये देखो इसमें आ रहा है तो इसकी कुछ ये वाली एक स्टेट बनने लगती है, और यहां पर से इसका पाई बॉन्ड जो था वो ब्रेक होना शुरू हो गया, वो दिखाना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और देन यहां पर से ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहां पर से ये हमारे पास बनके तैयार हो गया है। तो ओवरऑल यहां पर से क्या लिख सकते हो, फॉर्म, फॉर्म और ब्रेक। और ये जो स्टेट है ये क्या है, एक तरह से हमारी इंटरमीडिएट स्टेज है, और इसी को ही हम कहते हैं मोस्ट फॉर्म्ड स्पीसीज। ना ही ये बनेगी और ना ही इसके बाद एक मॉडल बनने जा रहा है, वो भी, ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स होती हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर से क्या देखने को मिलेगा, N, Ln, सारी चीजें बढ़िया है। यहां पर से कुछ ये बनके तैयार हो जाता है। और अब अगर नोटिस कर पा रहे हो आप एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मॉडल होता है इसे हम कहते हैं डेवार चार्ट डंकनसन मॉडल। देखो DCD मॉडल, डीवार चैट डंकनसन मॉडल, ठीक है। इसी को ही शॉर्ट में क्या कहते हो, DCD मॉडल। ये है हमारा DCD मॉडल। ओके, अब देखो यहां पर से ये DCD मॉडल हो गया है नॉर्मली, और उसके बाद इस वाले मॉडल को क्या कहते हो, देखो मेटल है और साइक्लोप्रोपेन रिंग है, साइक्लोप्रोपेन रिंग के अंदर एक मेटल है, इसीलिए इसे क्या कहते हो, मेटला साइक्लोप्रोपेन मॉडल। इसे क्या बोल देते हो, मेटला साइक्लोप्रोपेन मॉडल। इंटरेस्टिंग चीज है ना। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ रहा, क्या है। यहां पर से आपने बैक डोनेशन करा करा के इतनी बैक डोनेशन कर दी, इतनी बैक डोनेशन कर दी कि पाई बॉन्ड ही टूट गया और नया सिग्मा बॉन्ड बन गया। कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा रही तो एक सिग्मा इधर बना, और ये जो पाई वाली बॉन्ड थी वो इस वाले कार्बन पे आके इधर से अटैक कर देगा, फाइनली ये स्टेट बन जाएगी। लेकिन ये हमारे काम की चीज नहीं है। मेन जो है इसे बोलते हो मोस्ट फॉर्म्ड स्पीसीज, मोस्ट फॉर्म्ड स्पीसीज। मतलब अगर मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस से कोई क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको आंसर कहां से करना है, ना इस मॉडल से ना इस मॉडल से, आपको इस मॉडल से ही सिर्फ करना है जो कि इंटरमीडिएट में बनना है। अब कहोगे सर ऐसा क्या है, ध्यान से सुनो, ये सेंटर कैसा दिख रहा है आपको, कार्बन का sp2 सेंटर। ये कार्बन का किस तरह का सेंटर दिख रहा है, साफ साफ है कि ये sp3 सेंटर है। यहां पर से बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका, 2 है एल्कीन का CC बॉन्ड का। यहां पर से मैं CC बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं तो कितना है, वो 1 है। यहां पर से जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है इस वाले स्टेट का, ये होता है sp2 से sp3 के इन बिटवीन। बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 और 3 के बीच में, ना ही यहां पर, सॉरी 2 और 3 नहीं, 1 और 2 के बीच में। यहां पर क्या बॉन्ड ऑर्डर
1 और 2 के बीच में, क्योंकि यहां 2 है वहां 1 है, बीच वाले में इसी का इन बिटवीन रहेगा, मतलब दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो ये है हमारे पास दो मॉडल्स, दो अलग अलग कंसेप्ट। ये कब फेवरेबल होता है? व्हेन, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट ओवर एल्कीन लाइक साइनाइड और फ्लोराइड। इस तरह के, मतलब यहां CN और F इस तरह की स्पीसीज होंगी तो कौन सा? ये वाला फेवरेबल होगा। रीजन भी पूछ सकते हो सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर से जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा उसकी वजह से यहां डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट होगा, मतलब डेफिशिएंसी, और मेटल भर भर के बैक डोनेशन देगा, और भर भर के बैक डोनेशन देगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाली स्पीसीज बनके तैयार हो जाएगी। तो दिस इज योर बॉन्डिंग। पहला मेथड समझ गए क्या? ये था हमारा पहला टॉपिक आज का। ये लो टिक लगा लो इसको। सारी चीजें खटाखट यहां पर से लाइन से 1 बाय 1 हम क्लियर करते हुए चलेंगे। अब अच्छा, प्रिपरेशन की बात हुई थी क्या? चलो कोई बात नहीं है, यहां पर से प्रिपरेशन देख लेते हैं एक बार। ये स्लाइड वैकेंट कर दी, यहां पर से लिख लो प्रिपरेशन। एक लाइन का है, प्रिपरेशन ऑफ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स। तो एक चीज याद रखना कि जो भी हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट थे, उन डी ब्लॉक एलिमेंट में जो सबसे पहला हमारा ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स है, फिर से सुनना, ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हो तो यहां पर से एक वर्ड आता है फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या है? कैकोडिल ऑक्साइड, या इसी को कहते हो, नई चीज बता रहा हूं, कैडेट्स फ्यूमिंग लिक्विड। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। कैसे होता है? वो होता है O आर्सेनिक, आर्सेनिक CH3 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 CH3, ये हो गया। लेकिन यहां पर से फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या है? जीजेस सॉल्ट या जी सॉल्ट कुछ लोग कहते हैं। फॉर्मूला होता है PtCl3C2H4 निगेटिव। ठीक है, यहां पर से इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है? यहां पर से लिखेंगे प्रिपरेशन में, हेडिंग में, प्रिपरेशन ऑफ जी सॉल्ट, जी सॉल्ट। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? तो हम लोग यहां पर से प्लैटिनम हैलाइड लेंगे। जनरली जो हम लोग लेते हैं वो क्या है? जो रिपोर्टेड है वो है PtCl4। ठीक है, क्या है? PtCl4 2 निगेटिव, ये लिया। अब इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं किसकी? C2H5OH। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, मतलब एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा? यहां पर से OH और यहां पर से H, ये वाला पार्ट पूरा निकल, मतलब यहां से आपका क्या होगा? ओवरऑल यहां पर से आपका वाटर वाला, वो क्या नाम है, वाटर का वो निकल जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा, और यहां से एक एल्कीन बनती है। एल्कीन बनती है जो कि यहां पर से मान लो HCl निकल गया और यहां से H2O निकल गया, और फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है? PtCl3C2H4 निगेटिव। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। कई बार इसको यहां पर से आप क्या मेंशन कर सकते हो? K2 सॉल्ट, यहां पर तो यहां पे K लगा रह जाता है। तो ये है प्रिपरेशन का मेथड, सिंपलेस्ट मेथड है, और यही है हमारा जो जीजेस सॉल्ट है, यही जीज सॉल्ट है, जीज सॉल्ट या जीजेस सॉल्ट। ठीक है, जीज सॉल्ट, ये बनके तैयार हो जाता है। ये था प्रिपरेशन वाला, तो यहां पर से ये भी सही हो गया। अब सेकंड नंबर पे बात आती है रिएक्शंस की। ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये यहां पर वर्ड यूज करने जा रहा हूं, बिकॉज यहां पर रिएक्शंस की बात करेंगे। जल्दी से देखो, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, सॉरी नॉट एल्कीन, रिएक्शंस ऑफ मेटला एल्कीन, मेटला एल्कीन या मेटल एल्कीन उसी को बोलते हो। ठीक है, एक बात बताओ मेरे बच्चों जल्दी से,
क्या एल्कीन जो है वो कैसी होती है बिहेवियर में? अगर एल्कीन की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। तो जब उसके पास सिग्मा पाई दोनों ही वहां पर बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगी? इलेक्ट्रॉन रिच बिहेवियर शो करेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन रिच बिहेवियर की बात करोगे ना तो वहां पर से इलेक्ट्रॉन रिच बिहेवियर होने की वजह से वो कैसा बिहेव करेंगे? एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब ये अगर पता चल गया कि न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किसके ऊपर करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। लेकिन अब ऐसा यहां पर से कोई ऐसा मोड समझिए कि हमारा जो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है, मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह बिहेव करने लगे? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करे? एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लगे। ऐसा कुछ प्रोसेस हो जाए जिसकी वजह से एल्कीन जो न्यूक्लियोफिलिक थी वो जस्ट रिवर्स अटैक कर रही थी इलेक्ट्रोफाइल पे, लेकिन वो खुद इलेक्ट्रोफाइल हो जाए और अटैक किस पे करे? न्यूक्लियोफाइल पे, या न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करे, जो कि बेटर बोलना होता है। तो ये कब हो सकता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हो? अम्पलंग कहते हो। क्या बोलते हो? अम्पलंग। ऑर्गेनिक में ये चीज आप भर भर के देखते ही रहते हो। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में यही चीज आप भर भर के देखते रहते हो। इसे अम्पलंग ऑफ रिएक्टिविटी कहते हो या अम्पलंग बोलते हो, ठीक है। होता क्या है, अगर मान लो कोई राइट है उसे कन्वर्ट करके लेफ्ट कर दो, कोई ईस्ट में है तो उसे वेस्ट में कर दो, जस्ट 180 डिग्री का रिवर्सल होता है। इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, इज कॉल्ड एज अम्पलंग रिएक्शन। यहां पर से क्या बोलेंगे? यहां पर से लिखेंगे एल्कीन जो है, एल्कीन कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसकी वजह से बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल, अटैक ओवर इलेक्ट्रोफाइल। बट यहां पर से क्या होगा? इस जगह मेटला एल्कीन में, मेटला एल्कीन्स में एल्कीन जो है वो कैसी होगी? एल्कीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। क्यों डेफिशिएंट हो रही है? क्योंकि उसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी? मेटल को। लेकिन मेटल बैक डोनेट करता है लेकिन ज्यादा नहीं करता है, उसकी वजह से ओवरऑल वो कैसी बिहेव करती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही बिहेव करेगी। ये हो गया। और इसको मैं दिखा देता हूं कुछ ऐसे। तो यहां पर से अब ये कैसा बिहेव करेगी? बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल। अब यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक ओवर एल्कीन, ठीक है। इसी को ही क्या कहोगे? इस पूरी प्रोसेस को रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। ये है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। और इसी वर्ड को क्या कहते हो? अम्पलंग, अम्पोलंग। समझ गए? मस्त चीज बताई ना कि जनरली हमारा जैसा बिहेवियर होता है उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पर से आपके सामने दे रहा हूं Fe, Cp, CO, CO, एल्कीन और पॉजिटिव, तो यहां पर से जैसे ही आपने अटैक कराया मान लो R निगेटिव का, यहां पर से अगर कैलकुलेट करोगे तो 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11 और 8 कितना हो गया? 19। इसका कितना होता? 8। इसका कितना लेंगे? 2, 2, 2, 5 और टोटल कितना आ गया है? 19। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक यहां पर आयनाइज हो चुका है तो माइनस कर देंगे। ओवरऑल ये कैसा है? 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बनके तैयार हो गया। अब यहां पर से देखो ये है न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी एक ही सेंटर पे आएगी और उसके बाद यहां से अटैक कर देगी, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये एल्कीन जो है, एल्कीन को ऑर्गेनिक में हम लोगों ने कैसे पढ़ रखा है कि ऐसा पॉजिटिव और निगेटिव बना सकते हैं। और अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो मेरे पास अगर कोई भी मान लीजिए R निगेटिव ग्रुप है तो ये क्या करेगा? यहां पर से मैं मान लेता हूं तो ये ऐसे करेगा और जो मेटल है ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। समझ रहे होगे जो चीज बताई है। तो यहां पर से आप क्या बना लोगे प्रोसेस में? Fe, यहां पर से Cp, ये तो वैसा ही है, CO, CO वैसा ही है, बस चेंज किस में आया? इस टर्मिनल से अटैक हुआ है तो CH2, एक CH2 ये और उसी CH2 पे ये R ने अटैक कर दिया। दूसरी बात क्या है? यहां पर से समझ गए होगे ना, ऐसे ये R, लेकिन यहां पर से पॉजिटिव कटायन पे एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। क्या इस प्रोसेस को आप समझ पाए हो?
प्लीज यस या नो में बताना। एक छोटा सा मेटल एल्कीन की रिएक्शन मैंने आपको दिखा दी है। दिखाने को यहां पर से मैं और आपके सामने मेंशन कर देता हूं, एक दो रिएक्शन है जो कि शायद आपको नहीं भी पता होंगी, फिर भी हिंट वाला यहां पर से मस्त रिएक्शन है, जरा देख लो। यहां पर से ये बुक्कीरी रिएक्शन है, जो पीछे वाला कॉम्प्लेक्स है एग्जैक्टली सेम कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला इसमें। तो बस चेंज क्या आया है यहां पर से, याद रखना, चेंज आया है हमारे यहां पर से न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, COOMe और COOMe। ये रिपोर्टेड क्वेश्चन है, ये बीडी गुप्ता एजे इलियास बुक से मैंने लिया है। ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से अटैक कर देगी जाके, अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर से ये, यहां पर से CO और यहां पर से ये ऐसे ऐसे, और इसके ऊपर है यहां पर CH और इसके साथ है COOMe का होल ट्वाइस। ठीक है, मतलब आपका जैसे पीछे का प्रोडक्ट है बस उसी R ग्रुप को यहां पर से किससे रिप्लेस कर दिया है, CHCOOMe वाले ग्रुप से। यहां तक ठीक था। अब यहां पर से देखोगे, अगर एक और एग्जांपल है, बस खाली एक दिखाऊंगा और सारा एज सच है। ये रिएक्शन जनरली आप नहीं भी प्रोसीड करोगे क्योंकि इसको आप न्यूक्लियोफाइल तो मानते नहीं हो। यहां पर से कुछ दिख तो रहा है नहीं न्यूक्लियोफाइल टाइप में, यहां पर से रिएक्शन कराई गई है PPH3 से। तो ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगी पेपर में तो आप यही सोचोगे कि इस PPH3 को CO की जगह लगा दे, जनरली यही सोचोगे। लेकिन ध्यान दो भैया कि इसके पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, और ये जो हमारी एल्कीन होती है कैसे बिहेव करती है, एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसकी वजह से यहां पर अटैक, और ये वाला इसकी वजह से यहां पर अटैक हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट जैसे ऊपर मिला है ऑलमोस्ट वही यहां पर से देखने को मिलेगा। सिस्टम पहली बात तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा कुछ ऐसे, और फिर यहां पर से PPH3 कुछ ये बनके तैयार हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, यहां पर से सिस्टम क्या है, न्यूट्रलाइज इस बार नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज ही बना रहेगा। वाई, रीजन क्या है, सुनो। यहां पर से जो अटैकिंग स्पीसीज थी, चाहे इस जगह हो और चाहे इस जगह हो, वो क्या है, एज ए निगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन उनके पास एनायन है, और अगर एनायन है तो कटायन के ऊपर जब रिएक्शन करेगा तो वो कैसा कर देगा, न्यूट्रलाइज। लेकिन जब हमारा कोई न्यूट्रल कंपाउंड किसी कटायन पे अटैक कर रहा है तो सिस्टम हमारा ओवरऑल कैसा रहेगा, कटायनिक रहेगा, क्योंकि जो इनकमिंग चीज है उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है। तो दैट इज वाई ये वाला सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट की बात करते हैं तो यहां पर से कितना होता है इसका इलेक्ट्रॉन काउंट, 2 2 2 2, और ये 6 करोड़ क्रोमियम ग्रुप का है, ये 5, तो 6 5 11 और 11 8 कितने हो गए यहां पर से, 11 और 6 5 11 और 11 8 यहां पर से 21 हो जाएगा। 21 में से 1 चला गया तो 20, 6 1 मिनट। अच्छा, यहां पर से 6 1 मिनट देख रहा हूं, CO ज्यादा लगा दिया क्या मैंने, नहीं ज्यादा नहीं लगाया, बुक में सेम है अगर आप देख पा रहे हो तो। यहां पर से ये है, ठीक है, यहां पर से CP 5 करोड़ मोती वाली 6, तो 6 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19, अच्छा 11 और 8 ही तो है ना, सॉरी मैं 10 जोड़ रहा था, तो यहां से 19 हो जाएगा। 19 के बाद 1 निकल गया है तो यहां पर से ओवरऑल क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। इसमें आओगे तो यहां पर से 2 2 2 2 6 5 और 1 हो जाएगा, तो 6 6 6 12, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, 18 में से 1 निकल गया तो कितना बचा, 17 इलेक्ट्रॉन का। देखो क्या है, जनरली आप ये प्रोडक्ट ना भी टिक लगाते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि यहां पर से मतलब एक ऐसा दे देगा जहां से पॉजिटिव चार्ज हटा हुआ होगा, और जहां से ही हट जाएगा तो वो तुरंत कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। और 18 इलेक्ट्रॉन तो भैया समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, OMC है तो OMC में 18 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोडक्ट वही होगा, ऐसी बात नहीं है। ये मैं फिर से इसीलिए लिखा दिया हूं, इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर अगर मेंशन होता है तो मैं बता देता हूं, यस पेज नंबर 70 यहां पर से है इसका, BD गुप्ता एजे इलियास बुक में, जो चैप्टर नंबर 5 है मेटल एल्कीन में, उसमें 5.3 जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ मेटल बाउंड एल्कीन, द कॉन्सेप्ट ऑफ अम्पलंग, उसी के अंदर में ये सेकंड एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन से 17 में कन्वर्ट हो रहा है। ये उन बच्चों को भी आंसर है जो बच्चे कहते रहते हैं क्या सर 18 इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा स्टेबल होता है, ये वगैरह वगैरह, तो आपके सामने है कि देखो अगर इतना ही ज्यादा स्टेबल होता तो 18 वाला 17 में ना कन्वर्ट होता। मतलब अगर स्टेबल चीज होती तो रिएक्शन ही नहीं देती है, पहली बात तो रिएक्शन दे रहा है, जनरली क्या होता है 18 वाले रिएक्शन देते हैं 18 बनाता है, ये तो 18 वाला 17 में जा रहा है। आपके सामने देख लो यहां पर से 6 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18, ओ ओ ओ, अच्छा हाँ एक ये यहां पर से निगेटिव करना मत भूलना, तो 17 हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सम
प्रॉपर्टीज इस रिएक्शंस हो गई। रिएक्शन लिखने को और भी लिख सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो, इसका सेपरेट वीडियो है। अब यहां पर से ज्यादा नहीं लिखूंगा, लास्ट एक यहां पर से लिख लेना, रिएक्शंस ऑफ मेटल एल्कीन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब एक चीज याद रखना, इसको मैंने ऑलरेडी, इसी को, ये कौन गवर्न करता है इसे कहते हो डीजीएम रूल, ठीक है, या इसी को ही कहते हो डीएमजी रूल, ठीक है, जिसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री कंटेंट में अवेलेबल है। पूरा का पूरा वीडियो ही इसी के ऊपर, और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं कि अटैक कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये अपलोडेड है इस सीरीज में, ऑलरेडी डन लिख लो, है ना, ऑलरेडी डन, फ्री ऑन यूट्यूब, फ्री ऑन यूट्यूब। ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर अच्छे से देखना है तो आप मेरे नाम से इसको सर्च कर लोगे, इस रूल को या ऑर्गेनोमेटालिक्स को, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी वाली प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। कंप्लीट डिटेल में बता रखा हूं, तो यहां बताने की जरूरत नहीं, बस खाली ये जान लो क्या होता है। इवन वालों पे याद आ जाएगा, इवन वालों पे पहले अटैक होता है एज कंपेयर टू ऑड वालों में। ये वाला कहता है कि ए साइक्लिक जो होते हैं उनके ऊपर पहले अटैक होगा एज कंपेयर टू साइक्लिक। इसी का पूरा एक रूल है, ऐसे ऐसे करके, वो सब आपको उस वीडियो में मिलेगा। यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। तो यहां पर से अब बात आएगी स्पेक्ट्रा की, ठीक है। चलिए स्पेक्ट्रा की एक बार जल्दी से बात करते हैं, क्योंकि फिशर कार्बाइन वगैरह तो हमारा ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू दिस, तो ऑलरेडी आधा टाइम हो चुका है। यहां पर से एल्कीन की, मेटल एल्कीन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। स्पेक्ट्रा ऑफ मेटला एल्कीन, ठीक है। यहां पर से बात करोगे तो इस जगह क्या लिख सकते हो, LNM, ठीक है। उसके बाद यहां पर से अगर आप देखोगे तो इसके साथ में कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। साथ में यहां पर से क्या होता है, प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अब अगर मैं इसके यहां पर से क्या करूं बात 1H NMR की, तो यहां पर से इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। तो बात आती है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में। तो यहां पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिग्नल और एक सिग्नल आराम से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर एल लिगेंड जो है वो सेम है और ये सारा सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल है। दूसरी बात यहां चीज एक याद रख लेना, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग क्या करता है, रोटेशन करता है, बहुत फास्ट रोटेशन, ठीक है। और ये जो रोटेशन एनर्जी बैरियर है ना, कि ये घूमे कि ना घूमे, ये बहुत ही ज्यादा लो है। और अगर लो है तो क्या करेगा, अचीव एट रूम टेम्परेचर, ये लिख लेना, अचीव एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर में ही इतना टेम्परेचर है कि इसको घुमाता रहेगा। तो उसकी वजह से होगा क्या, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे इसका स्पेक्ट्रा हम निकालते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो आपके सामने मैंने एक स्क्वायर प्लेन रख लिया है, यहां पर से मेटल है, यहां पे Cl है, यहां पे Cl है, यहां पे Cl है। और ये जो एल्कीन है ना, ये इसके परपेंडिकुलर जुड़ती है यहां पर ऐसे, मतलब आधा CH2 आपकी तरफ, आधा प्लेन बोर्ड के पीछे, मतलब इस पेपर के पीछे, कुछ ऐसे समझ लीजिए। ये पूरा प्लेन दिख रहा है आपको, और ये CH2 यहां, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ता है, तो ऐसे आधा CH2 इधर, आधा CH2 इधर। तो ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें मस्त चल रही हैं अभी, अनटिल और अनलेस यहां पर से हमारे लिगेंड में नहीं चेंज करूं तो यहां पर से अगर मेरे पास, मान लेता हूं एग्जांपल में मैं ये प्लैटिनम ले लेता हूं, तो यहां पर से Cl होगा, Cl होगा, Cl होगा, यहां पर से एल्कीन एक होगी, इसके पास 4 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और यहां पर से सिमिलर एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा एक और, जहां पर से ये ब्रोमीन इसके साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर ब्रोमीन लगा दिया किसी पे, ठीक है। अब यहां पर से भी बात होगी 2 टेम्परेचर्स की, एक लो टेम्परेचर और एक हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जब कर देते हैं तो क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर स्टैटिक स्ट्रक्चर हो जाता है, रुक जाता है। और जब हाई टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर रहता है उस समय स्ट्रक्चर घूमा करता है और उसी को डायनामिक कह देते हैं। तो यहां पर से इसके लिए भी देखेंगे और इसके लिए भी समझेंगे। ध्यान से देखना, अगर आए समझ में तो आप बताना, नहीं तो मैं तो आपको पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं आने वाली है। चलो ये देखिए, अब यहां पर से समझने वाली बात है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इनको हम लिख लेंगे, टेम्परेचर जो भी है। आप मेरे डायग्राम को देखिए, तब आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा, गारंटी है। अगर मैं बात करता हूं पहले केस में, तो यहां पर से सारे के सारे आइडेंटिकल, यहां पर से मेटल मेरा, देखिए इस जगह मेटल बना हुआ है मेरा, ठीक है, इस जगह मेटल है, मेटल से कौन लिंक है, Cl, 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 और यहां ये। तो अब देखो ये क्या होगा, ये हमारी एल्कीन ऐसे प्रेजेंट है, हाई टेम्परेचर में क्या है, ये एल्कीन घूम रही है, मतलब इस वाली एक्सिस पर से यहां पर एल्कीन क्या हो रही है, घूम रही है ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे घूम रही है। तो ध्यान से देखो, ये जो CH2 है ये पूरे इन्वायरमेंट में सबके लिए सेम, मतलब अब एल्कीन देखो भाई, प्लीज एक समझो, Cl, 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 प्लैटिनम, और इसके ऊपर ये जो एल्कीन प्रेजेंट है वो परपेंडिकुलर है। अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो, ये परपेंडिकुलर ऐसे, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टीरियो केमिस्ट्री में कि जो भी हमारा डबल बॉन्ड होता है उससे निकलने वाली वैलेंसी ऑलवेज कैसी होती है, प्लेनर होती हैं। तो प्लेनर बताओ एल्कीन कैसा है, यहां पर सब मैं सारी चीज हटा रहा हूं, आप प्लैटिनम और एल्कीन को समझो। तो ये है एल्कीन का सिग्मा बॉन्ड और ये है पाई बॉन्ड, दो बॉन्ड हुए। अब ये मेटल से कैसे लिंक है, परपेंडिकुलर, मतलब मेटल कहीं यहां पे मैं मान लो मेटल हूं तो इस साइड से ऐसे लिंक हो रहा है, कुछ ऐसे, समझ रहे हो, ये यहां बीच से ये मेरा बॉन्ड है। अब ये जो घूम रहा है तो घूमने का टेंडेंसी कैसे है, कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसी प्लैटिनम यहां पे जो है ये सिग्मा बॉन्ड है और ये एल्कीन है। तो ध्यान से देखना, अगर इसी को मैं आपकी तरफ थोड़ा ऐसे घुमाता हूं तो नोटिस करिए इसका हाइड्रोजन कहां होगा, एक इधर गया होगा, एक यहां जो अंगूठा आया ऐसे है, एक नीचे आया होगा, एक इधर आया होगा, यही तो है। लेकिन नोटिस करना, जैसे ही ये अगर मैं घुमाऊंगा, प्लैटिनम यहां है, सिग्मा बॉन्ड यहां है, तो जैसे ही घुमाऊंगा तो जो ऊपर थे वो नीचे हो गए, जो नीचे थे ऊपर हो गए। ओके हो गया। तो जब लो टेम्परेचर होगा तो यहां पर से घूमता रहेगा, तो सबके लिए क्या होगा, एक ही सिग्नल होगा। ओके सर। अब ध्यान से देखो, हाई टेम्परेचर में क्या होगा, हाई टेम्परेचर की जब बात करोगे तो यहां पर हाई टेम्परेचर में क्या होगा, सॉरी लो टेम्परेचर की नहीं, ये हाई टेम्परेचर की बात कर रहे थे जहां घूम रहा है। अब लो टेम्परेचर जहां स्ट्रक्चर रिजिड हो जाए, तो यहां पर से प्लैटिनम है, इस जगह प्लैटिनम है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये एल्कीन का सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, मतलब ऐसे जुड़ा है। दो हाइड्रोजन ऊपर है, दो नीचे हैं। अब एक चीज बताओ, इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन है, 180 डिग्री पे एल्कीन के कौन है, Cl है, मतलब यहां एल्कीन, यहां प्लैटिनम और यहां Cl। तो ध्यान से देखो, इस वाले Cl के लिए दो प्रोटॉन ऊपर और दो प्रोटॉन नीचे, एग्जैक्ट बराबर बराबर। मजा आ रही है। अब ध्यान से देखो, ये प्लैटिनम से ऊपर साइड कौन एक जा रहा है, क्योंकि 90 डिग्री पे सारे बॉन्ड होते हैं, तो ये देखो 180 हो गया, तो ऊपर एक Cl और एक नीचे Cl, मतलब जो दो प्रोटॉन नीचे लटक रहे हैं उसके लिए भी Cl है और जो प्रोटॉन ऊपर एल्कीन के हैं उसके लिए भी Cl है। इसलिए यहां पर सिग्नल ऑलवेज फिर से एक ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर इस बार रोटेशन तो नहीं हो रहा, फ्लक्सोनैलिटी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इन्वायरमेंट ही सेम हो गया, तो आंसर यही आएगा। अब देखो यहां पर से जब हाई टेम्परेचर की बात आएगी, तो हाई टेम्परेचर में अब आपने क्या किया है, इधर से मतलब यहां पर से एल्कीन, सिग्मा बॉन्ड, प्लैटिनम, लेकिन जस्ट परपेंडिकुलर कौन है, वो देखो उधर Cl है, यहां पे Cl है, ठीक है भाई। तो इस वाले Cl के लिए दो जो हाइड्रोजन है एल्कीन के, तो ये तो बराबर होंगे, ऊपर है, दो नीचे जो है वो भी बराबर होंगे, इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन इस बार चेंज कहां आया, जो ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन थे, अब वो नहीं रह गए। क्यों नहीं रह गए, क्योंकि यहां पर से ऊपर आपने क्या लगा लिया है, ब्रोमीन। तो जब हाई टेम्परेचर है, वो देखो तो ये रोटेट हो रहा है, तो ऊपर वाला ब्रोमीन है, तो ऊपर वाले दोनों प्रोटॉन, एक इधर और एक इधर से इधर जो निकला है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले दो प्रोटॉन है, इसके लिए कौन दिख रहा है, हाइड्रोजन के लिए ब्रोमीन दिख रहा है, लेकिन नीचे वाले दो प्रोटॉन्स के लिए कौन दिख रहा है, वो क्लोरीन दिख रहा है। तो दोनों प्रोटॉनों का आंसर अलग अलग है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो वहां क्या होगा, हाई फ्लक्सोनैलिटी होगी, तो घूम घूम के ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, इस तरह इक्वल इन्वायरमेंट बना लेते हैं और एक ही सिग्नल आता है। लेकिन जब रिजिड कर दूंगा तो इस वाले क्लोरीन के लिए जो जस्ट 180 डिग्री पे, उसके लिए घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, सारे प्रोटॉन बराबर होंगे ऊपर नीचे वाले। लेकिन जो ऊपर ब्रोमीन परपेंडिकुलर गया है, एक इस साइड गया है, इसको इमेजिन करिए, तो यहां पर से जो ऊपर साइड में है, क्योंकि इस समय मेरा प्लेन ऐसे नहीं है, मेरा प्लेन जो मैं बता रहा हूं आपको, वो प्लेन ऐसे जा रहा था। देखो एक क्लोरीन है, प्लैटिनम है और एल्कीन है, तो एक Cl ऊपर एक नीचे है, तो Cl को रिप्लेस करके ब्रोमीन किया है, तो जो ऊपर वाले दो प्रोटॉन उसके लिए ब्रोमीन और नीचे वाले दो प्रोटॉन्स के लिए क्लोरीन। लो टेम्परेचर पे स्टैटिक होगा और दैट इज वाई दो का अलग और दो का अलग सिग्नल आएगा, दो सिग्नल हो गया। समझ गए क्या?
दिस इज योर स्पेक्ट्रा। अब यहां पर से ये था एनएमआर स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा था। अगर आप आईआर स्पेक्ट्रा की बात करोगे ना, यहां पर से मैं इसको कॉपी करता हूं और सारी चीजें हटा देता हूं, ये लो, है ना। अब यहां पर से आईआर की बात करता हूं, जल्दी से देखना। मेटल है, सिर्फ एल्कीन की बात करूंगा, ये रहा, ठीक है। यहां पर अभी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये क्या करता है, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ इंटरैक्ट करना शुरू करता है, ठीक है, पाई स्टार के साथ में, तो यहां पर से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर M ये जो है घटने लगता है। अभी तो बताया था ना, ये कुछ ऐसे होने लगता है। तो इसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 से 2, 1.2 नहीं है, इक्वल्स टू 1 से 2, मतलब 1 से जो है 2 से कम कर लें। यहां पर लिख लेंगे बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू, यहां पर से लेस देन 2, 2 से कम रहेगा बॉन्ड ऑर्डर, ये तो हो गया। अब अगर आप लोगों ने हुक्स रूल पढ़ा हो, हुक्स रूल क्या होता है, हुक्स लॉ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1/2 पाई c अपॉन k अपॉन म्यू। तो यहां पर से ये जो k है, ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, यहां पर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। तो मतलब अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो यहां पर से अगर मेरे पास पूछा जाए ए और बी में किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो आंसर है म्यू सी सी, मतलब दोनों कार्बन कार्बन की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहां पे 2 से थोड़ा ही कम हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, फोर्स कांस्टेंट कम हुआ, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो ए की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बी। ये तो एक एग्जांपल के तौर पे है। अब अगर आप इसको लगाना चाहोगे तो वो आप लगाना, ये एक सब टॉपिक रिवीजन है, तो आपको मैं समझा रहा हूं, पूरा लेक्चर नहीं ले रहा हूं। अब यहां पर से ये बता रहा है कि अब यहां पर से बॉन्ड कैसे घटेगा। भाई ये जितना भर भर के बैक डोनेशन करेगा उतना ज्यादा बैक डोनेशन होगी, मेटल जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ज्यादा बैक डोनेशन होगी, उतना ज्यादा ये बॉन्ड टूटेगा, उतना सीसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अलग आता है, इसी का जस्ट रिवर्स, बिकॉज वी नो दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अगर मैं पूछता बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा है, तो ये तो था म्यू सीसी, लेकिन अगर यहां पर से बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी की बात करते तो सेकंड वाले में ज्यादा हो जाती एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, खाली सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड है, और हमें पता है सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ज्यादा लंबे होते हैं, डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो छोटे हो जाते हैं। तो ये ऑर्डर आ जाता है। ये था आपका कंप्लीट स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, समझ गए होगे। यहां पर से बात आएगी मेटल कार्बीन के कॉम्प्लेक्सेस की। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको भी समेटेंगे अपने लेक्चर्स में, ठीक है, हमारे पास टाइम भी कम है। चलिए, मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स, ये आज के लेक्चर का सेकंड सब टॉपिक हो रहा है। सब टॉपिक का भी सब टॉपिक 2 है ना। देखो इसे कहते हो, एक को फिशर कार्बीन, दूसरे को कहते हो स्ट्रॉक कार्बीन। पहला है फिशर कार्बीन, सेकंड है स्ट्रॉक कार्बीन। मतलब यहां पर से L-N-M डबल बॉन्ड CX-Y, कुछ ऐसे कार्बीन की जो रिप्रेजेंटेशन होती मेटला कार्बीन की, वो ऐसे है। अगर मैं इसमें इसके लिए बात कर देता हूं तो यहां पर से कुछ कंडीशंस हैं। यहां पर से ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या रहने वाली है, ठीक है, एक पहला, दूसरा स्पेक्टेटर लिगेंड कैसे रहेंगे, और यहां पर से स्पेक्टेटर लिगेंड मतलब यहां पर से Ln, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, Ln लिगेंड है ना। दूसरा कार्बेनिक कार्बन लिगेंड कैसे रहेंगे, कार्बेनिक कार्बन लिगेंड, जो कि यहां पर क्या है X, Y।
कार्बीन के कार्बन के ऊपर प्रेजेंट जो लिगेंड हैं वो कैसे होने चाहिए, स्पेक्टेटर लिगेंड कैसे होने चाहिए, फला सारी बातें यहां पर देखेंगे। तो जब हम बात करेंगे यहां पर से किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, एक दूसरा स्पेक्टेटर लिगेंड, तीसरा इसकी, ठीक, यहां पर से जस्ट रिवर्स होता है दोनों के केस में, ठीक है। मेरे से आपने 18 इलेक्ट्रॉन रूल प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में पढ़ रखा है, सब टॉपिक सीरीज में इलेक्ट्रॉन काउंट वगैरह तो मैंने सिखाया था। एक बहुत गजब की चीज क्या बोला था वहां पे से कि आपको इस वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, तो आप देख लेना, सीख लेना। अगर नहीं प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप जाके सर्च कर लेना OMC, और उसके बाद उसमें यहां पर से OMC जो है मेरे चैनल पे, तो उसको आपको देखने को मिल जाएगा। OMC बाय विज्ञान वृक्ष या देवेंद्र सर नाम से देखोगे तो आपको ये वाले टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहां पर से ऑर्गेनोमेटालिक्स ऑफ मेटल की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो जब इसके लिए बात करते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, यहां पर से 2 या 2 से कम होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 होती है या तो 2 से कम होती है, मतलब कुछ ऐसे सिंबल बनेगा, ठीक है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, या तो 3 या तो 3 से ज्यादा होती है, ठीक है। पहली चीज, मतलब यहां पर से एक तरह से कह सकते हो कि आप लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और यहां पर से आप कह सकते हो हाई होती है। स्पेक्टेटर लिगेंड्स कैसे होने चाहिए, यहां पर इन्हें बोलते हो पाई, नॉन पाई डोनर होने चाहिए, नॉन पाई एक्सेप्टर होने चाहिए, नॉन पाई एक्सेप्टर। यहां पर कैसे होने चाहिए, पाई एक्सेप्टर होने चाहिए, ठीक है। कंडीशन कौन कौन से हैं, जैसे आप देखोगे पाई एक्सेप्टर CO हो गया, CS हो गया, NO हो गया, इस तरह के। यहां पर से नॉन पाई एक्सेप्टर की अगर आप बात करोगे तो वो कौन हो जाएंगे, जैसे आपका टर्सरी ब्यूटिल हो गया, H हो गया, CH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका CH2 टर्सरी ब्यूटिल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, ये सारे हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहां पर से बात करोगे कार्बेनिक कार्बन के लिगेंड कैसे होने चाहिए, तो इसके केस में कहते हैं पाई डोनर होने चाहिए। और यहां पर से कैसे होने चाहिए, ये नॉन पाई डोनर होने चाहिए। जस्ट रिवर्स मैंने बताया, एक की याद कर लो, दूसरे की ऐसे ही याद हो जाएगी। पाई डोनर लिगेंड कैसे होते हैं, जैसे आपके कौन से हो गए, OMe हो गया, OH हो गया, NR2 हो गया, NH2 हो गया, ये सारे पाई डोनर की कैटेगरी में आएंगे। नॉन पाई डोनर की कैटेगरी में यही टर्सरी ब्यूटिल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, PH हो गया, CH3 हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, ये सारे, नॉर्मल हेक्साइल हो गया, ये सारे लिगेंड। तो ये कंडीशन होती है इसके लिए, यहां पर से मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस की कुछ बेसिक कंडीशंस। अब आते हैं यहां पर से इनकी ऑर्बिटल्स पे, डायग्राम पे, ठीक है, इनके ऑर्बिटल डायग्राम, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। यहां पर से देखो क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी यहां से कवर हो जाएगी, मल्टीप्लिसिटी जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2s+1, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। अब देखोगे जब यहां पर से कैलकुलेशन की बात आती है तो मेटल डबल बॉन्ड C, और यहां पर से आपका क्या देखने को मिलता है, अच्छा ऑर्बिटल डायग्राम बताया फिशर कार्बिन का, तो यहां पर से X, ये Y, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये जो ऑर्बिटल है ये कैसी है, हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कैसी है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। एक ऐसा, एक यहाँ। डिफरेंस क्या आएगा, यहां पर से जो दोनों इलेक्ट्रॉन बचे, कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो यहां पर से इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया होगा, एक इधर दिया होगा, ठीक है, और 2 यहां दिए होंगे। अब यहां पर से आपके सामने जब ये X है तो X भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लाया होगा, और Y भी एक अपना इलेक्ट्रॉन लाया, तो एक सेट ये हो गया, एक सेट ये, 2 बचे तो वो यहां चले गए। लेकिन जब इसकी बारी आती है तो यहां पर से क्या होता है कि कार्बन के पास मान लो एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां गए, यहां पे चले गए कुछ ऐसे, ठीक है, और यहां पर से ये चले गए, और जो यहां पर से X के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं वो कैसे बनेगा, यहां पर से मान लो ये X के साथ में और Y के साथ में बॉन्डिंग, और ये वाला जो यहां पर है ये इसमें नहीं होकर कहां चला जाता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन इसका वो कहीं ना कहीं इस ऑर्बिटल में चला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दोनों का ही sp2 है, ये इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना, sp2, ठीक है, और यहां पर भी क्या है, sp2, ये हमारा ऑर्गेनिक नहीं है जहां पर से हाइब्रिडाइजेशन कार्बिन का चेंज होता है वगैरह वगैरह, यहां पर आपके पास फिशर और शॉक में दोनों का ही sp2 होता है, मेटल के साथ जब बॉन्डिंग होती है। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो इसकी वजह से 2
इंटू 0 + 1 जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें रखोगे तो यहां पर से क्या निकल के आया है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू 1, और इसीलिए इसे क्या कहते हो, सिंगलेट कार्बीन भी कहते हो। सिंगलेट कार्बीन, फिशर कार्बीन इज सिंगलेट कार्बीन। अब यहां पर से आओ देखो, इसकी वजह से और इसकी वजह से एस की वैल्यू कितनी हो गई 1, एक की हाफ होती है। तो यहां पर से अब देखोगे, यहां पर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 × 1 + 1, कहां से, फॉर्मूला उठाया है मैंने इस जगह से। तो जैसे यहां निकालोगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल्स टू कितनी आ गई 3, और इसे क्या कहते हो, ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, तो अब आज से समझ में आया कैसे ट्रिपलेट कार्बीन बनती है, कैसे सिंगलेट कार्बीन बनती है, ये इनके नोमेनक्लेचर हो गए। अब यहां पर से थोड़ी सी और अगर आगे बात करते हो तो यहां पर से रिएक्शंस की भी बात कर लेंगे। यहां पर से अगर आप देखोगे, ऑर्बिटल डायग्राम तो हो ही गया है, यहां पर से रोटेशन बैरियर का, रोटेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है, कैसे आएगा देखो, यहां पर से जो लिगेंड्स होते हैं, लाइक यहां पर से Ln N डबल बॉन्ड, यहां पर से OMe और यहां Nr2, ठीक है, कुछ ऐसे है। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, तो इसका एक रेजोनेटिंग फॉर्म भी बनेगा, Ln M सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Me पॉजिटिव Nr2, कुछ ये बन गया। ठीक है, अब आपको पता है ये वाली पार्ट जो बना है इसकी वजह से यहां पर से निगेटिव आ गया, तो ये जैसे ही निगेटिव आ गया तो ये कैसा हो गया, बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। और ये कैसा बिहेव करता है, कार्बोकटायन, यहाँ पे कार्बोनिल ही तो है, जैसे ऑर्गेनिक में कार्बोनिल पढ़ते हो वैसा ही कुछ है, तो कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। प्लस यहां पर से देखो कि ये कैसा है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर से रोटेट बहुत तेजी से करेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 1। ये बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, यहां पर से 1 है, ये बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। तो जो एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर इसका निकल के आता है, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर वो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 to 2, इसके आसपास होगा, इसके बीच में होगा, मतलब 1.5 1.6 ऐसे। जब इसकी बात करते हो तो यहां पर से कोई भी आपको सिस्टम ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। मान लो H है और यहां CH3 है, तो यहां पर से ऑलरेडी मेटल कहां पे होता है, +4 में होता है या +5 में होता है, कुछ ऐसे। तो इस तरह के सिस्टम में ये सिस्टम जो होता है वो कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात, यहां पर से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है क्या है, इज इक्वल्स टू 2। यहां पर से लिखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर इज, एक्चुअल बॉन्ड ऑर्डर इज 2। यहां पर से 1 था, यहां पर से 2 है। अब आप खुद बताओ, रोटेशन एनर्जी बैरियर, सो रोटेशन एनर्जी बैरियर इज हाई, यहां पर हाई एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड के अलोंग रोटेट करने के लिए, और इस बॉन्ड के अलोंग रोटेट करने के लिए रोटेशन एनर्जी बैरियर कैसा होगा, लो। यहां पर से अगर आप निकालोगे या लिखोगे तो इसके लिए लिख लेना लो, ठीक है, यहां हाई की जगह ये हो गया लो, ठीक है। सो दिस इज आपके सामने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। इसी के साथ में आप लिख सकते हो कि यहां पर से इसके लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए एक चीज लिख सकते हो कि मेटल कैसा है, कार्बन कैसा है, रोटेशन एनर्जी बैरियर कैसा है, ठीक है। तो यहां पर से मेटल क्या करोगे, मेटल कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहां का मेटल एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहां का कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफाइल, यहां का कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहां पर से रोटेशन एनर्जी बैरियर कैसा है, हाई है, और यहां पर से रोटेशन एनर्जी बैरियर लो है। स्पेक्टेटर, पूरी कहानी यहां पर से हम लोग मेटल कार्बीन की जान गए हैं, सिर्फ इतने ही सिस्टम से, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अब इसी की ही खाली आपको क्या करनी है, रिएक्शंस वगैरह समझनी है, जो कि अगर आप देखोगे हमारे आज के टॉपिक में हमने इसकी बॉन्डिंग देख ली है। अब बात आ रही है प्रिपरेशन की, तो अब प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, फिर यहां पर से रिएक्शन देखेंगे जल्दी से। सिर्फ हमारे पास 5 से 7 मिनट बचे हुए हैं। यहां पर से बात करेंगे प्रिपरेशन की, एक लाइन में ही हो जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स, सॉरी मेटला कार्बीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बनके तैयार हो रहा है, ठीक है।
अब देखना यहां पर से दो मेथड हमारे पास आए, दो चीजें हैं। एक तो आपको पता है फिशर कार्बाइन का है, एक ही मेथड लिखाऊंगा क्योंकि यहां पर पूरा लेक्चर नहीं, बस आपको सब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो पहली बात है, पहले में फिशर कार्बाइन सिंथेसिस, इसकी बात करेंगे, ठीक है, फिशर कार्बाइन सिंथेसिस। और यहां पर से क्या पढ़ेंगे, शॉक कार्बाइन सिंथेसिस, ठीक है। फिशर कार्बाइन सिंथेसिस के बाद शॉक कार्बाइन की सिंथेसिस की बात है। यहां पर से बात करोगे तो प्रिकर्सर जो होता है हमारा सिंपल मेटल कार्बोनिल जो होता है वो ले लिया। इसको हम लोग जानते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं, CO का होल 4 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पर से लेंगे FeCO का होल 5, इसके ऊपर रिएक्शन डालेंगे PH, या यहां पर से मैं डालूंगा PH Li पहले स्टेप में, सेकंड स्टेप में CH3I, ठीक है। ये रिएक्शन है, यहां पर से बन के तैयार होगा फिशर कार्बाइन। कैसे होगा देखो, इसी को मैं ऐसे लिखूंगा CO का होल 4 Fe डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहां पर से आपने क्या डाला है, PH Li, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। आज के ही लेक्चर में बता रखा है कार्बन कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। न्यूक्लियोफाइल गिवन है, ये खुल जाएगा, CO का होल 4 Fe डबल बॉन्ड C O निगेटिव Li चिलेटेड फॉर्म में स्टेबिलिटी देने के लिए, और यहाँ पर से क्या आ गया, PH आ गया। अगले स्टेज में जाओगे जैसे ही ये, तो यहाँ पर से बोलते हो एल्काइलेटिंग एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर से अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा। अटैक कौन सा होगा, SN2 टाइप का। और यहाँ से फॉर्मल CO का होल 4 Fe डबल बॉन्ड, और यहाँ पर से क्या हो जाएगा, OCH3, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ से COCH3 हो गया, और यहाँ पर से PH हो गया। दिस इज योर फिशर कार्बाइन सिंथेसिस, ठीक है। मेथड समझ में आ गया होगा, कैसे प्रिपरेशन है, डायरेक्ट आपका मेटल कार्बोनिल से हुई है। इस तरह के क्वेश्चन PYQ में 2-3 बार ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आगे आ जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर से मैं बात करता हूं, तो जैसे आप एग्जांपल लेते हो यहां पर से टेंटालम का, ठीक है। टेंटालम के साथ में आधा आपका इनिशियल कुछ हम ऐसे बना के रखते हैं कि कुछ ऐसे है, मतलब यहां पर से टेंटालम CH2 टर्सरी ब्यूटिल, CH2 टर्सरी ब्यूटिल, यहां पर से Cl, यहां पर से Cl, कुछ ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर से अगले स्टेज में हम जब जाएंगे, ठीक है, चलिए यहां पर से जैसे ही ये बन के तैयार हुआ, क्योंकि हमको यहां क्या से बनाना है, कुछ इसी तरह का सिस्टम। यहां पर से कोई भी आप ऐसा वो डालिए, जैसे टर्सरी ब्यूटिल CH2, और इससे कुछ कनेक्ट कर दीजिए कोई भी मेटल, जैसे मान लीजिए Li, है ना, या Na कर दीजिए, Li कर दीजिए। क्या होगा, ये इसके साथ हेलोजन के इसका चला जाएगा, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। मतलब आप अगर इसे लिखना चाहो तो टर्सरी ब्यूटिल CH2 का होल थ्राइस, ये इधर वाले, और जो अभी नए जुड़े हैं उसे क्या कहोगे, CH2 और टर्सरी ब्यूटिल, ये क्या है CH2, यहाँ पे ये कहूंगा CH और H, और यहां पर से टर्सरी ब्यूटिल। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। होता क्या है, ये वाला सिस्टम इतना स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कि निकल जाता है फाइनली, और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहां पर से टेंटालम डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर H, और इसके ऊपर टर्सरी ब्यूटिल बन गया। साथ में यहां पर से देखो क्या लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटिल कितने हैं, CH2 हैं, टोटल कितने हैं, 3 हैं, बन के तैयार हो गया। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, -3 यहां से, 2 यहां से, तो +5 में हमारा है। और यहां पर से देखोगे तो ये 0 चार्ज कैरी करता है, और ये वाले भी 0 करते हैं। तो यहां पर से हमारा Fe कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, और ये +5 यहां से जस्टिफाई भी हो गया। आज की ही अपनी कंडीशंस में देखो कि मेटल का जो वो होता है वो कैसा होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और ये वाला हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। लिगेंड कैसे होते हैं, पाई डोनर होते हैं कार्बनिक कार्बन में, और जो स्पेक्टेटर लिगेंड है वो एक्सेप्टर टाइप के हैं। चलिए जस्टिफाई करते हैं। तो यहां पर से देखो ये एक्सेप्टर टाइप के हैं, और ये यहां पर से लोन पेयर प्रेजेंट है, ये डोनर टाइप का है, ठीक है। यहां पर से देखो ये कैसे नॉन पाई डोनर हैं, और इधर वाले कैसे हैं, ये नॉन पाई एक्सेप्टर हैं, और ये नॉन पाई डोनर है। तो ये ओवरऑल आपके सामने मैंने कहानी बता दी है अपने फिशर कार्बाइन की प्रिपरेशन की और शॉक कार्बाइन की प्रिपरेशन की। अब यहां पर से रिएक्शंस की बात आएगी।
रिएक्शंस बहुत ही सारी आप बता सकते हो, कैसे भी आप बताते चले जाओ, सब कम ही है, ढेर सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर से जनरली मैं बात करता हूं जो रिएक्शंस की, वो फिशर कार्बिन की, रिएक्शंस ऑफ फिशर कार्बिन, ठीक है। अब फिशर कार्बिन की रिएक्शंस की अगर बात करते हैं तो यहां पर से आपके पास क्या बनके तैयार होगा, CO का होल 4 Fe डबल बॉन्ड C O Me, और यहां पर से क्या है आपके पास PH था, ठीक है। बनाने को आप बहुत ढेर सारी रिएक्शंस बना सकते हो, लेकिन यहां पर से मैं अगर कॉमन रिएक्शंस की बात करता हूं तो यहां पर से ये है। अब हमारे पास यहां पर से मान लीजिए मैंने यहां पर से कुछ डाला ग्रुप ऐसे, ठीक है, ये रहा। अब इसके बाद यहां पर से जैसे ही है ये हो गया, और यहां पर से आपका क्या होता है, ये इधर से जाएगा, इस पे अटैक करेगा। बस 1 मिनट दे दीजिएगा, ये और कहीं से कुछ और सिस्टम था, मतलब ओवरऑल यहाँ पे ग्रुपिंग में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर से सीधा NR2 ही डालते हैं, और अभी रिंग वाला नहीं देख पा रहे हैं, NR2 नहीं NR3, ये रहा। जैसे ही यहाँ पर से ये देखा तो ये कैसा है आपका न्यूक्लियोफाइल टाइप का, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल टाइप का, यहाँ पर से अटैक हो जाएगा। अटैक होने के बाद यहाँ पर से क्या हो जाएगा, CO का होल 4 Fe डबल बॉन्ड C यहाँ पर से, और उसके बाद ये तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर से ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी खुला हुआ, मतलब यहाँ पर से 1 मिनट, इस जगह से नहीं, गड़बड़ अटैक किया है, 1 मिनट रुकना, ये गड़बड़ अटैक है, यहाँ पर से ऐसे नहीं दिखा पाएंगे। इसने मान लो अटैक किया है, लेकिन यहाँ पर से पहले हमें तो स्टेट बनानी पड़ेगी ना, हमें यहाँ पर रेजोनेटिंग फॉर्म उसकी बनानी पड़ेगी, Fe निगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OMe पॉजिटिव और इधर आपका PH। अब यहां पर से हमारा ये बनके तैयार हुआ है, यहां पर से मैं डालूंगा, ये हो जाएगा NR3 निगेटिव, ये वाले पार्ट यहां जाएंगे, ये खुल जाएंगे, यहां पर से CO का होल 4 Fe हो जाएगा, यहां पर से सिंगल बॉन्ड ये आ जाएगा C कार्बन वाला, यहां पर से ऊपर खुल गया तो इधर OMe हो जाएगा, पूरा खुलने के बाद इधर से आपका NR3 हो जाएगा, यहां पर से PH हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये आपके पास आएगा, ये निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इधर से इधर आएगा। अब यहां पर से मान लेता हूं NH2 टाइप का रहा होगा ना, NH2, क्योंकि NR3 मानेंगे तो उसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अच्छी होती है। अमोनिया मान लेते हैं तो यहां पर भी आपका अमोनिया ही देखने को मिलेगा, या NHR2 डाल दो, कुछ भी। अब यहां पर से जो आपने ये किया है, ठीक है। अब यहां पर से देखिए एक और चीज है, इसके ऊपर जुड़ा है 4 बॉन्ड हो गया, तो ये हो गया। इसी जगह प्रोसेस में ही पहले एक क्या होगा, एक स्टेप और दिखाना पड़ेगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो ये वाला इसके पास भाग जाएगा, और यहां पर से जो एक्चुअल में ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा COHMe, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर से NH2, और इधर से आ जाएगा PH, यहां पर से निगेटिव चार्ज CO का होल 4। ये ऐसे ही एक्साइटेड बैठा है, मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होते नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनना चाहते हैं, इसको इधर देगा, इसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी अलग हो जाती है, टेंडेंसी बढ़ गई तो फाइनल जो प्रोडक्ट आ जाएगा CO का होल 4 Fe डबल बॉन्ड CO, यहां पर से NH2 है ना, यहां पर से क्या हो जाएगा N, यहां पर से NH2 और यहां पर से PH, ये हमारा बन जाएगा, ये रिएक्शन हो गई। फिशर कार्बिन से, जो हमारे पास एक फिशर कार्बिन थी, उससे नई फिशर कार्बिन मैंने बना के तैयार कर दी है, मतलब एग्जिस्टेंस कार्बिन से एक नई कार्बिन बना के तैयार कर दी है। ये आपके सामने एक रिएक्शन, इस तरह की और बहुत ढेर सारी रिएक्शंस हैं, वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन किस तरह की है। जैसे ये है, यहां पर से CO का होल 5 डबल बॉन्ड C, और यहां पर से जो आपका ग्रुप है कुछ ऐसे है। अब इस जगह अगर Cl प्रेजेंट हो, इसके बाद अगर अटैक वगैरह हो रहे ना भर भर के, यहाँ पे OMe है, तो यहां पर से ये पोजीशन कार्बिन की अल्फा पोजीशन पे ये है, तो इसको पकड़ेगा, यहां पर से बॉन्ड इधर जाएगा, खुलेगा, और ये इधर आ जाएगा, तो यहां पर से एक इंटरमीडिएट बनेगी ये, और यहां पर से आप नोट डाउन कर लेना, मैं जल्दी से सिर्फ आपको लिखा देता हूं समझाने के लिए। ये रहा, ठीक है। यहां पर से ये बॉन्ड खुल गया था, तो यहां पर से आ गया है निगेटिव चार्ज, और उसके बाद यहां पर से ऑलरेडी आपका Cl लगा ही था, तो ये क्या करेगा, ये इधर आएगा, और यहां पर आपका डबल बॉन्ड था, ये वाला इसके आगे मूव करेगा, यहां पर से आपका सॉरी CH2Cl, यहां पर से अगर ये बनोगे तो यहां पर से ये हो जाएगा, यहां CH2Cl कर लो, इस जगह CH2Cl कर लो ना, CH2Cl। तो यहां पर से जैसे ही करोगे तो अगला स्टेट में ये आगे मूव करेगा, इसे बाहर कर देगा, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CO का होल 5 Cr डबल बॉन्ड C
O और यहां पर से ये और यहां पर से ये गया तो इसको बाहर किया तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये भी क्या है, आपका फिशर कार्बिन की ही एक रिएक्शन है। डिपेंड करेगा इस अल्फा पोजीशन पे क्या है, कैसे है, उस तरह की रिएक्शंस चलती रहती है। लेकिन जो आपके सामने मैंने बताया OMe था, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सॉरी बेस की तरह काम करेगा। यहां पर एसिडिक प्रोटॉन है क्योंकि बनने वाला निगेटिव चार्ज, यहां पर से बनने वाला निगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, हाईली स्टेबलाइज सिस्टम है। एक मिनट रुकना, ठीक है, ये रहा। यहां पर से जैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट हुआ तो जो निगेटिव चार्ज था वो तुरंत यहां पर रेजोनेंस से हाईली स्टेबलाइज हो गया। 5 CO ग्रुप हैं, इसकी वजह से ये एनायन बना, जिसे आप जैसे SnCb टाइप का पढ़ते हो तो वहां पर से फिर वो बैक आएगा, बैक आने के बाद Cl को बाहर कर दिया। ये भी एक क्या है, फिशर कार्बिन की सिंथेसिस है, ठीक है, मतलब एक पुरानी से एक नई बना दी है। इस टाइप की बहुत ढेर सारी रिएक्शंस हैं। चलिए ये सारी चीजें खत्म हो गई, बस खाली एक चीज और बोल देता हूं जल्दी से। स्पेक्ट्रा की बात होती है NMR स्पेक्ट्रा में, तो वो भी क्योंकि बोला है तो उसके लिए भी मैं एक लाइन बताते जाऊंगा जल्दी से। प्लीज इसे यहां पर 1H NMR के साथ में कंपेयर करके देखोगे, ठीक है। 1H NMR की अगर बात करोगे तो यहां पर से देखोगे तो क्या हो रहा है, यहां पर से आपके पास दो तरह का है, ठीक है। जल्दी से देख लेता हूं, यहां पर से फिशर कार्बिन का और स्ट्रॉक कार्बिन का, ठीक है। फिशर कार्बिन के स्पेक्ट्रा की और स्ट्रॉक कार्बिन के स्पेक्ट्रा की, तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी मेटल Ln स्पेक्ट्रा बनाऊंगा ये, और यहाँ पर से जो H है एक ये होगा और एक यहाँ पर से बेटर तरीके से दिखाता हूँ इसमें, यहाँ पर से C और इधर है OMe और इसके ऊपर प्रेजेंट H है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये हमारा रेजोनेंस करेगा तो कुछ ऐसे बनेगा, Ln M सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, OMe और पॉजिटिव, और यहाँ पे H, यहाँ निगेटिव। तो ध्यान से देखो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज ए कीटोन। ये जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एल्डिहाइड की तरह। मतलब यहाँ पर से जो सिस्टम बना है एल्डिहाइडिक टाइप सिस्टम, ठीक है। यहां पर से देखो ये कैसा है, यहां पर से ये H आ रहा है, यही तो बन रहा है ना। एल्डिहाइड में हमारा क्या होता है RCOH, और इसका हम ऑर्गेनिक में डेल्टा ppm कितना पढ़ते हैं, अप्रॉक्स 8 से 10 ppm के आसपास पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहां पर भी होना चाहिए, लेकिन यहां पर से क्या है, एडिशनल पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इसको डीशील्डिंग कर देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचेगा। तो यहां पर से इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है, 12 से लेके 20 ppm तक चली जाती है। मतलब एल्डिहाइड के बराबर 10-12 तक होनी चाहिए थी, एडिशनल एक इफेक्ट लग गया जिसकी वजह से वैल्यू और ज्यादा इनहांस हो जाती है इन केस ऑफ फिशर कार्बिन। अब ध्यान से देखना, स्ट्रॉक कार्बिन की बात क्या होती है, एग्जांपल के लिए टेंटालम के साथ में यहां पर से रिएक्शन दिखा देता हूं। यहां पे से प्रेजेंट प्रोटॉन जो भी है ये क्या करता है, ये इसके साथ, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है आपको पता है, ये इसके साथ इंटरैक्ट टाइप का करने लगता है। कुछ यहां पर से बेटर तरीका होगा, कुछ ऐसे दिखाऊं अगर, तो ये इंटरैक्शन करने लगता है इसके साथ में, एगोस्टिक इंटरैक्शन है ना, एगोस्टिक इंटरैक्शन। और आपको पता होना चाहिए जब भी मेटल के पास में सिस्टम आने लगेगा ना, मान लीजिए यहां पर से कुछ ऐसा सिस्टम दिख गया, ठीक है, ये टर्सरी ब्यूटिल, तो यहां पर से हाईली शील्डिंग हो जाएगी। मेटल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अभी बताया है, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो, तो इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे शील्डिंग हो रही है, सॉरी डी शील्डिंग, और यहां पर शील्डिंग हो रही है। इसकी वजह से डेल्टा की वैल्यू जो है वो यहां पर कैसी रहती, निगेटिव ppm में रहती है। एक चीज याद कर लेना, डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया है, यहां पर से एगोस्टिक इंटरेक्शंस की वजह से हाईली, यहां पर से एक्यूट एंगल टाइप का बनने लगता है, और यहां पर से लीनियर होने लगता है सिस्टम, और यहां पर से डेल्टा निगेटिव। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहां पर से कार्बोनिल सिस्टम होता है, और इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। शायद आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और यहां पर से जो हम लोगों ने जैसे ये मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस यहां पढ़े थे, बुक के क्वेश्चन थे, इसी तरह का यहां पर से मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं जिसका आपको आंसर करना है, ठीक है। यहां पर से सीधा ये भी बुक का क्वेश्चन है, यहां पर से Cl है, यहां पर से PPH3 है, और यहां पर से डबल बॉन्ड है। इसके ऊपर क्या अटैक किया गया है, Et2NH, मतलब ये इसके साथ में यहां पर से अटैक किया है। तो बताना कहां पे अटैक करेगा, यहां पर से A इसके ऊपर या B मेटल के ऊपर, अटैक इसका कहां होगा, यहां पर होगा या इसके ऊपर होगा, ये दोनों, ये बुक का क्वेश्चन है। आप जिसका आंसर सही होगा
वो मैं करेक्ट कर दूंगा, मतलब कमेंट करके अपने यहाँ विज्ञान वृक्ष से आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हमने आज बहुत ढेर सारी चीजें ऑलरेडी देख रखी हैं। प्लीज अगर यार सेशन को अच्छा लगा हो, थोड़ा भी समझ में आया हो, अगर इस जगह तक आप पहुंच गए हो ना, तो कन्फर्म है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, तभी यहां तक आए हो। और अगर यहां तक आए हो तो थोड़ा सा कष्ट कर देना। सेशन कैसा लगा? 1 घंटे में आपको मेटल एल्कीन, मेटल कार्बिन पूरा कंप्लीट दे दिया है मैंने। कंप्लीट मतलब बिल्कुल कंप्लीट दे दिया है। अगर समझ में आया हो तो सेशन को लाइक जरूर करना और सेशन को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। होमवर्क आंसर भी आपको देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इनऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक का अगर इस तरह का सब टॉपिक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके कौन सा सब टॉपिक चाहिए वो कमेंट कर देना। आपको एज सून एज पॉसिबल यूट्यूब पे वो फ्री में 1 घंटे के अप्रॉक्स का लेक्चर मिल जाएगा। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका भी कोई टॉपिक वीक है, फिर से आपसे कह रहा हूं सब टॉपिक है, ऐसा नहीं कि लिख के भेज दो ऑर्गेनोमेटेलिक्स की रिएक्शन मैकेनिज्म जो कि 10 लेक्चर में, वो तो नहीं हो सकती है। आप जैसे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन पढ़ना चाहते हो या मेटाथेसिस रिएक्शन पढ़ना चाहते हो, कपलिंग रिएक्शन पढ़ना चाहते हो, स्पेक्ट्रा पढ़ना चाहते हो, ऐसे कमेंट करके बता सकते हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन से हो, बॉन्डिंग, बायो इनऑर्गेनिक या एफ ब्लॉक, या आप ओएमसी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, किसी की भी। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप सेशन को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके बताएंगे सेशन कैसा था, या अपना सब टॉपिक भी बता सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए विज्ञान वृक्ष के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।